नमस्कार। ल्यूसेंट भारतीय राज्य व्यवस्था श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज है थर्ड लेक्चर और इसमें हम लोग पेज वाइज चल रहे हैं, तो पेज नंबर 9 से 12 तक कवर करेंगे और इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉपिक कवर होंगे। तो आरंभ करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं और आर्टिकल 12 टू 35 तक इनका वर्णन है और ये अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, या इसका स्रोत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। हालांकि ये अमेरिका के संविधान की तरह असीमित और एब्सोल्यूट नहीं है। भारत में इनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये वाद योग्य भी है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वाद दायर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये इससे पहले वाले पेज पर थोड़ा सा जानकारी थी और अब हम यहां से आरंभ करते हैं। पेज नंबर जो 9 है हमारा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 1976 में एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया 1978 में और 44th अमेंडमेंट से। तो आर्टिकल 31 और 19(1)(f) इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में आर्टिकल 300A में रखा गया। यहां पर एक जानकारी है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग करी थी और यहाँ पर ये जानकारी है कि मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार जो अब 6 बचे हैं, यहाँ पर उनका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 टू 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 टू 28, संस्कृति संबंधी अधिकार जिसमें भाषा और लिपि जैसे अधिकार आते हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 31 हम पहले ही देख चुके हैं कि समाप्त किया जा चुका है 44th अमेंडमेंट 1978 से। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब यहाँ पर संक्षेप में प्रत्येक आर्टिकल के बारे में बताया गया है। जितना यहाँ बताया गया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान रूप से लागू करेगा। इसमें आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि विधि के समक्ष समता के साथ साथ विधियों का समान संरक्षण भी अनुच्छेद 14 का भाग है और ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की व्यवस्था में जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, वही हमारे यहाँ विधि के समक्ष समता के तौर पर लिया गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 दो भारतीय नागरिकों के बीच में कुछ निश्चित आधारों पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। वो आधार क्या है? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दो भारतीय नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी सेवाएं। तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर कोई नियुक्ति होनी हो तो सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। इसके अपवाद हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण है। अनुच्छेद 17
इस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसी भी फॉर्म में अनटचबिलिटी या अस्पृश्यता स्वीकार नहीं है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विद्या एजुकेशन संबंधी सम्मान को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि राज्य के द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। अगर भारत का कोई नागरिक भारत के किसी भी नागरिक को कोई दूसरा देश सम्मानित करना चाहता हो, उसको कोई उपाधि देना चाहता हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो उसको स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर एक जानकारी है कि भारत सरकार द्वारा जो सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और सेना के द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि दिए जाते हैं, उनको भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तो ये इसके विरोध में नहीं है। इसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है। पहला ग्रुप हमारा समता का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आपने देखा। एक क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत बढ़िया है, थोड़े थोड़े शब्दों में लगभग सभी आर्टिकल इस बुक में कवर किए गए हैं। अगर आप मौलिक अधिकारों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो पहले से पढ़ी हुई है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ल्यूसेंट बेस्ड कार्यक्रम चला रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के और 22 तक है, उसमें पहला पॉइंट है 7 तरह की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 जो मौलिक संविधान में था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट से जब संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया तो 19(1)(f) वाला अधिकार भी समाप्त हो गया, तो अब सिर्फ 6 बचे हैं। और ये 6 कौन कौन से हैं? 19(1)(a) से लेकर के G तक। तो 19(1)(a) आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। 19(1)(b) आपको एकत्रित होने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है। उसमें शर्त बस यही है कि बिना हथियारों के वो सम्मेलन हो, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी पॉइंट है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ से तात्पर्य है कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन आदि, इसमें कोऑपरेटिव भी शामिल है। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग में आने जाने की, संचरण की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। हालांकि राष्ट्रहित में और जनजातियों के हित में सरकार किसी खास इलाके में आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। यहाँ पर एक पॉइंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19A में है। देखिए 19A में संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 पॉइंट हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में 3 पॉइंट क्या है? इसमें 1, 2, 3 में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। जो सेकंड पॉइंट है तकनीकी तौर पर वो पहला होगा कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का सिद्धांत है वो यहाँ लागू होता है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, दोहरे दंड से सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आत्म अभिशंसन बोलते हैं, उसके खिलाफ सुरक्षा है। तो पहला हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सिवाय किसी कानूनी प्रक्रिया के
को छोड़ करके अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीना जा सकता है तो छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि आर्टिकल 21 के तहत सरकार का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पास कराया और इसी क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी 4 अन्य जो पीठें हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित की गई हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए ट्रिब्यूनल जिम्मेदार है। अगर इसको लगता है कि कहीं पर पर्यावरण का उल्लंघन हो रहा है, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तो ये बाकायदा उन मामलों की सुनवाई कर सकता है, उसमें निर्णय दे सकता है। आर्टिकल 21A 2002 में 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये किया गया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो क्या वो संरक्षण है? आपको हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, आपको वकील से कंसल्ट करने का अधिकार होगा और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आपको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। हालांकि ये जो 24 घंटे का नियम है ये एक मामले में लागू नहीं होता। अगर आपको निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में पकड़ लिया गया है, तो फिर ये 24 घंटे की अवधि आपके लिए नहीं है। ये उस व्यक्ति पे भी लागू होता है जो शत्रु देश का नागरिक है, एनिमी एलियन है, उसके लिए भी 24 घंटे की समय सीमा नहीं है। बाकी दोनों अधिकार हैं, गिरफ्तारी का कारण बताया जाना और वकील से सलाह लेने का अधिकार। निवारक निरोध मोटे तौर पर राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में लगाया जाता है। तो 3 महीने तक उस व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जा सकता है। हालांकि वो जो व्यक्ति है और उसका वकील जो है, वो व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है अपनी गिरफ्तारी के संदर्भ में। निवारक निरोध से संबंधित कौन कौन से कानून अब तक बनाए गए हैं? इसमें आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए है, इसमें टाडा है और इसमें पोटो है। आप इतना कर सकते हैं कि इन सभी अधिनियमों के वर्ष देख सकते हैं कि इनको कब बनाया गया था, 1950, 1971, 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अलावा इन सबको रद्द किया जा चुका है, चाहे वो टाडा हो चाहे पोटो हो। ये सब संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम थे और संसद ने ही एक समय पर जब लगा कि इनकी जरूरत नहीं है तो इनको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अगला ग्रुप जो है आर्टिकल 23 और 24 का, हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार जैसे किसी व्यक्ति को खरीदना, बेचना, बेगार करवाना, जबरदस्ती लिया गया श्रम, ये दंडनीय अपराध है। इसका एक अपवाद भी है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है, बस उसमें धर्म या वंश परंपरा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या माइन खानों या किसी भी संकट वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके पश्चात अगला ग्रुप है धार्मिक स्वतंत्रता का, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, चाहे वो लोअर पीसीएस की हो
या समीक्षा अधिकारी की हो या पीसीएस की क्यों ना हो, मौलिक अधिकार से प्रश्न बड़े सिंपल से आ रहे हैं। और अगर आपको संक्षेप में आर्टिकल पता है, खासतौर पर आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 तक, और उसके आगे फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ऐसे ही एक एक लाइन में 36 से लेकर 51 तक, एक तरह से मान लीजिए मैंडेटरी है आपके लिए कि आप आर्टिकल 12 to 51 एक एक लाइन में याद रखें। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तौर पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और अंतःकरण को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आपको न सिर्फ किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, बल्कि जो आपका मन कहता है, अंतःकरण का संबंध आपके मन से है। जरूरी नहीं है कि आप किसी स्थापित धर्म को ही माने, आप किसी भी व्यवस्था को मान सकते हैं। यह नकारात्मक भी है, नहीं भी मान सकते, आप नास्तिक भी हो सकते हैं। आर्टिकल 25 आपको गजब की छूट देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अपने धर्म से संबंधित जो भी आपके संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना, उनका पोषण, उनका स्वामित्व और उनका प्रशासन चलाने का आपका अधिकार है। फिर चाहे वो कोई मंदिर का प्रशासन हो, मस्जिद का प्रशासन हो, उस कोई से संबंधित ट्रस्ट और उसमें अन्य संपत्तियां हो, जैसे कि धर्मशाला हो गई, इस तरह की चीजें। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष का पोषण करने या किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए उससे कर की डिमांड नहीं कर सकता। अर्थात करारोपण का आधार जो है किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति नहीं हो सकती। आर्टिकल 28 राज्य के द्वारा पोषित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 29 भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को जिसकी कोई विशेष भाषा है, लिपि है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। और ये भी है कि राज्य उसकी भाषा या लिपि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव भी नहीं करेगा। वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुस्लिम है, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एक प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी चल रहा है। आर्टिकल 30 कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है ताकि अपनी वो भाषा, लिपि और संस्कृति को प्रमोट कर सके, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, इतना कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि बिना अधिकारों मतलब बिना उपचार के अधिकार बेकार हो जाते हैं। आपको मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन किसी ने उनका उल्लंघन कर दिया और आपके पास कोई उपाय नहीं है कि कैसे आप अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी आपका नुकसान हो गया है उसके लिए कैसे आप दूसरे व्यक्ति को दंड दिला सकें या कंपनसेशन प्राप्त कर सकें, तो फिर मौलिक अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है अगर उपचार ना हो। क्या उपचार है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के जुडिशियल ऑर्डर, जिनको कि समादेश या रिट बोलते हैं, निकालने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षण, इन सब के अलग अलग अर्थ हैं, इन सबको अलग अलग मामलों में जारी किया जाता है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास शरीर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी व्यक्ति की हिरासत अवैध है, उसको ऐसा लगता है कि उसको गलत तरीके से डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवा सकता है। और इसमें पूछा जाता है बंदी बनाने वाले अधिकारी से कि न्यायालय के सामने उसको उपस्थित किया जाए या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, जिससे कि न्यायालय जांच पड़ताल कर सके। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश
तब जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने काम को नहीं कर रहा होता है और इससे किसी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों ही जो रिट हैं वो अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती हैं, जहां पर न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार का, अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का, जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन कर रही हो, अनजाने में भी हो जाता है ऐसा, तो उसको रोकने के लिए या उसने ओवर स्टेपिंग करी हो, कोई ऐसा निर्णय आ गया हो जिसको देने का उसको अधिकार ही नहीं हो, तो फिर उस निर्णय के प्रभाव को सीमित करने के लिए तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा किसी सार्वजनिक पद पर कोई नियुक्ति कर दी गई है और उस नियुक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, उस नियुक्ति को चैलेंज किया गया है, तो इस रिट के माध्यम से, अधिकार परीक्षा लेख के माध्यम से पूछा जाता है कि इस अधिकार से वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो ये 5 रिट हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। यही 5 रिट हाई कोर्ट भी इशू करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आर्टिकल 226 के अंतर्गत। हालांकि हाई कोर्ट की शक्ति रिट इशू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, वो चाहे तो इन 5 रिटों के अलावा अन्य रिट भी इशू कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन को लेकर के यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है और उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। और इसके बाद ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने मत को परिवर्तित किया, एक से ज्यादा बार परिवर्तित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अंततः केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है, जो संशोधन की प्रक्रिया बताता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो किस भाग में संशोधन कर सकता है और किस भाग में नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप साधारण विधि का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन 368 विशेष बहुमत की बात करता है, तो विशेष बहुमत से आप मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संशोधन हो सकता है, लेकिन इस आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि वो संशोधन मौलिक अधिकार को इस प्रकार से प्रभावित कर रहा है कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय फिर उसको रद्द भी कर सकता है। तो यहाँ पर गोलकनाथ का केस है, 24वां संशोधन है, फिर केशवानंद भारती का केस है, फिर 42वें संशोधन में क्या चीजें हुई, अंततः मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो ये सब चीजें मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित हैं। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो जाता है, तो ये कई बार इसमें कुछ लाइनें ऐसी लिख जाती हैं जो एक बार को देखने पर लगता है कि कंफ्यूजन है या गलत है, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें कुछ और मटेरियल चाहिए होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी इसमें किसी लाइन में या किसी शब्द में कोई समस्या आती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा, इतने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा अनावश्यक था। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यहां पर ये सभी आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़े, ये यहां पर दोबारा से आया। फिर नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, ये सब आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप आर्टिकल दिमाग में रखें कि अच्छा कौन कौन से हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30, और जो बाकी सब हैं वो दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। दरअसल संविधान में जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें लिखा रहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को,
तो अगर व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को है। लेकिन अगर लिखा हुआ है भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को, तो फिर समझ जाइए कि वो अधिकार सिर्फ नागरिक को है, वो विदेशी को नहीं। जैसे आर्टिकल 14 में प्रयोग किया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को और 15 में प्रयोग किया जाता है प्रत्येक नागरिक को, तो अंतर बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति शब्द में नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। और अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी आपको आर्टिकल वाइज ही पढ़ना है, एक एक लाइन में पढ़ना है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है और इनका जो मूल उद्देश्य है वो लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना है। कैसे देश में एक कल्याणकारी शासन की स्थापना की जाए ये बताना है। हालांकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात वो वाद योग्य नहीं है, लेकिन वो देश के शासन में मूलभूत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब संसद को, राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने हैं, योजनाएं बनानी हैं, तो उन्हें इसका ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। मूल भावना जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सब यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इसकी अनूठी विशेषता है, अनूठी विशेषता। इस तरह के कुछ निर्देश भारत शासन अधिनियम 1935 में भी दिए गए थे और उनको अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। तो 2 सोर्स हो गए। नीति निर्देशक तत्वों का एक उल्लेख आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम वहां से प्रभावित हैं। इसका दूसरा उल्लेख जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी है। कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 38 से लेकर के और 51 तक? तो देखिए 38, आर्टिकल 38 ये कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण का मतलब लोगों की भलाई के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कैसी सामाजिक व्यवस्था, कैसा सोशल ऑर्डर बनाएगा? जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में भी शामिल है। आर्टिकल 39 आर्थिक न्याय प्राप्त करने के कुछ सिद्धांत हैं। यहाँ पर देखिए ABCDEF। तो 39A पुरुषों और महिलाओं सभी को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए काम करने की उचित सुविधाएं मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। 39B समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण को लेकर के निर्देश है। तो भौतिक संपदा से क्या मतलब है? जो खेत खलिहान हैं, मिनरल्स हैं, उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो। वो स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। सामूहिक हित, ना तो किसी एक व्यक्ति का उस पर नियंत्रण हो, ना ही वो एक व्यक्ति के लाभ के लिए हो, वो सबके लाभ के लिए हो। तो सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन, सबका साथ सबका विकास वाली बात। इस खंड के अधीन अभी होगा कैसे? तो जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए, तो सरकार की समझ में एक बात आई कि ये तो तभी होगा जब संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। लेकिन अब जब 75 साल से ज्यादा का समय हो रहा है इस संविधान को लागू किए हुए, तो अब हमारी समझ में आया है कि राष्ट्रीयकरण एकमात्र उपाय नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में राष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र दोनों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। 39C आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण ना हो।
यानी धन का समान वितरण हो। देखिए 39 बी और सी में क्या अंतर है, यहाँ पर भौतिक संपदा के स्वामित्व, नियंत्रण और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। यहाँ पर संपदा के एक और रूप धन और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, लोन वगैरह है। 39 डी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ई कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। जो कर्मकार हैं, जो वर्कमैन हैं, उनको काम करने का उचित वातावरण मिले। किसी बच्चे को मतलब कम आयु में उसको ऐसे काम ना करने पड़े अपनी आजीविका चलाने के लिए जो उसके अनुकूल ना हो, जो उसके स्वास्थ्य के पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। आर्थिक आवश्यकता की वजह से लोगों को ऐसे काम ना करने पड़े जो उनकी आयु के या शारीरिक क्षमता के लिए नुकसानदायक हो। बहुत छोटे बच्चों को काम ना करना पड़े, बहुत बुजुर्ग लोगों को ना करना पड़े, ऐसा। 39 एफ बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, ये सब है। इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन निदेशक तत्व है और हम जानते हैं इसको संविधान में 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद बहुत शक्तिशाली बना दिया गया है इस पॉइंट को। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, जैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, किसी इलाके में सूखा पड़ गया हो, जो देश के पिछड़े जिले हैं वहां पर योजनाएं लागू की जाती हैं। इसमें कुछ योजनाओं के नाम भी हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और तमाम अन्नपूर्णा योजना। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, या निर्वाचन नहीं है, निर्वाह शब्द होना चाहिए। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। एक एक लाइन में आप इसको देखते चलिए। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अगर आप में से किसी को भी लग रहा हो कि ये एक एक लाइन में जरा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक लिंक मैं वीडियो का डालूंगा जो पहले हम लोगों ने बनाई है, वहां पर आप इसको थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन है, ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने पहले इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। नए लोगों के लिए जरूर ये एकदम से मुश्किल हो जाता है समझना कि ये क्या है, तो इसके लिए सलाह ये है कि आप इसके साथ पहले लक्ष्मीकांत पढ़ें, आप ये क्विक रिवीजन के लिए है, और जो हमारी दूसरी वीडियो है उसको देखें। तो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 46 अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और जो आर्थिक हित हैं उनके लिए एफर्ट करना है। 47 पोषाहार स्तर, मिड डे मील चलता है, उसका एक उद्देश्य आर्टिकल 47 को पूरा करना भी है। जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य जो है वो कृषि की उन्नति के लिए न सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, लैब स्थापित करेगा, मृदा संरक्षण के उपाय करेगा और पशुपालन, पशुओं की बेहतर नस्ल के लिए काम करेगा। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इसके लिए संसद ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाए हैं। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर चाहे वो अशोक स्तंभ हो, लाल किला हो, अजंता एलोरा की गुफाएं हो, जो भी हमारे स्मारक हैं जो प्राचीन और महत्व के हैं, उनका संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या इतने से काम चल जाएगा?
पीसीएस लेवल तक इतने से काम चल जाता है। हाँ, याद रखने के लिए जरूरी है कि आप इसको थोड़ा सा समझ भी लें। तो जहां पर भी आपको डाउट होता है कि याद करना तो ठीक है, मान लीजिए आप में से किसी को नहीं पता है कि पोषाहार स्तर का मतलब क्या होता है, तो आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि पोषाहार स्तर का मतलब किस चीज से है, कि न्यूट्रिशियस फूड मिले, खाने के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन का एक बैलेंस होना चाहिए। तो क्या ये भी सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल। अगर लोग खुद सक्षम नहीं हैं, और खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं जो आगे देश का भविष्य बनेंगे, तो अगर वो बचपन में ही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो एक कमजोर शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क तो डेवलप होगा नहीं। तो सरकार अलग अलग तरीकों से उस अपनी भूमिका को निभाती है, फिर चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यक्रम हो, चाहे मिड डे मील हो। तो चूंकि हम एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम में हैं, इसलिए यहां पर हम इसको थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी आपको लगता है कि अच्छा समझने में कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। यहां पर देखिए दो निदेशक तत्व दिए गए हैं जो संविधान के भाग 4 में तो नहीं है, लेकिन निदेशक ही हैं। पहला आर्टिकल 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ये एक निर्देश है, डायरेक्टिव है संविधान का राज्यों। और 351, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। चूंकि निदेशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसलिए कई लोगों ने इसकी आलोचना भी करी है। जैसे कि केटी शाह ने कहा है कि भाई ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार कैश होगा। राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार कैश होगा। ये कथन केटी शाह का है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ अंतर बताए गए हैं। जैसे स्रोत क्या है, निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। ये भाग 4 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। निदेशक तत्वों को आप कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। मौलिक अधिकारों के लिए तो चाहे आर्टिकल 32 इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आर्टिकल 226 इस्तेमाल कर लीजिए। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है, इसका उद्देश्य एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। हालांकि एक बात समझ लीजिए, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा तब तक नहीं होगी जब तक एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं होगी। इसीलिए आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को फंडामेंटल राइट पार्ट 2 भी कह सकते हैं। संविधान सभा में डिबेट्स में यही निकल करके आया था कि फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट जो वाद योग्य होगा उसको भाग 3 में रख देते हैं, और एक पार्ट जो वाद योग्य नहीं होगा। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर एक कल्याणकारी राज्य है और लोगों के पास अधिकार नहीं है तो भी बेकार है। लोगों के पास अधिकार तो बहुत हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक तौर पर लोग कमजोर हैं, तो फिर उन अधिकारों का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये है। इसके पश्चात देखिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अगला चैप्टर है हमारा, बहुत ही छोटा सा है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य 86th अमेंडमेंट से और जोड़ा गया। तो आज की तारीख में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और यहाँ पर ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं। इनको आप जरूर याद करें, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से अगर प्रश्न आना है तो सीधे सीधे लिखा हुआ आना है कि ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है। क्योंकि कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनकी भाषा निदेशक सिद्धांतों से मिलती जुलती है, तो वो 2 निदेशक सिद्धांत लिख देगा, एक मूल अधिकार लिख देगा और एक मौलिक कर्तव्य का वैसे लिख देगा एग्जाम में, और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो जरूरी है कि आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद हो। तो यहां पर आप देखिए, क्या कोई ऐसा मौलिक कर्तव्य है जिसमें कोई शब्द मुश्किल करे? जैसे कि 6ठे नंबर पर देखिए,
हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं, लेकिन वाद योग्य नहीं है। अगर हम नहीं इसका पालन करते हैं तो इसके लिए कोई सजा नहीं है, सीधे सीधे तो नहीं है। तो यहां पर जैसे आया सामासिक संस्कृति का महत्व समझिए और उसको बचाइए। तो सामासिक संस्कृति का मतलब क्या हुआ? यहां पर सामासिक संस्कृति का मतलब है भारत, जो कि एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो जो मेल जोल की भावना है उसके महत्व को समझिए और उसको प्रोटेक्ट करिए। तो सामासिक संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जो हमारे आसपास पर्यावरण है, वन है, नदियां हैं, उनकी रक्षा। ये जो अंत में एक जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा 86th अमेंडमेंट के द्वारा, ये सबसे नया मौलिक कर्तव्य है। तो आज हमने मौलिक अधिकार देखे, नीति निर्देशक तत्व देखे और मूल कर्तव्य देखा। अब इसी पेज पर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति भी आ गया है और थोड़ी सी जानकारियां राष्ट्रपति के बारे में भी इस पेज पर आ गई हैं। तो मैं आज इसको आरंभ नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति को यानी संघीय कार्यपालिका को हम अगले लेक्चर में लेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। आज आप सिर्फ आर्टिकल 12 से लेकर के और 51 तक को ही रिवाइज करें, यानी मौलिक अधिकार पढ़ें, नीति निर्देशक तत्व पढ़ें और मूल कर्तव्य पढ़ें। और इसके साथ आप देखें, ये इसकी वर्कबुक है। इस वर्कबुक को आप जरूर भरें। इसका असली लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस वर्कबुक को भरेंगे। इस वर्कबुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि संघीय कार्यपालिका, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये सब टॉपिक अब आरंभ हो जाएंगे।